हरी पिट्ठी का माई था। ठीक, वेक्टर बॉर्न पैरासिटिक डिजीज है, मेनली सबक्यूटेनियस टिश्यूज की। ड्रैकनफ्यूलियसिस या गिनिया वार्म जो है वेक्टर बॉर्न डिजीज है। वेक्टर बॉर्न पैरासिटिक डिजीज। आज सबक्यूटेनियस टिश्यूज में भी स्पेशली जो है ना फीट और लेग, इनकी बात आती है। ये वेक्टर बॉर्न पैरासिटिक डिजीज है सबक्यूटेनियस टिश्यूज की, गिनिया वार्म के बारे में मैंने एक बार बताया जब डिजीज एलिमिनेशन हम लोग पढ़ रहे थे, तो ये था कि ड्रैकनफ्यूलियसिस इज नाउ एलिमिनेटेड फ्रॉम इंडिया। इंडिया से ड्रैकनफ्यूलियसिस एलिमिनेट हो चुका है 2000 में। पॉजिटिव एजेंट क्या है इसका? ड्रैकनफ्यूलस मेडिनेंसिस। निमेटोड, निमेटोड क्या होते हैं? ऐसे ऑर्गेनिज्म जो जिनकी बॉडी जो है सिलेंड्रिकल और हालो होती है, ये निमेटोड होते हैं। गिनिया वार्म का पॉजिटिव एजेंट था ड्रैकनफ्यूलस मेडिनेंसिस। इंडिया में लास्ट केस जो आया था जुलाई 1996 में आया था, और ये डिजीज जो है राजस्थान में एंडेमिक थी। राजस्थान में क्या थी? एंडेमिक थी। गिनिया वार्म एंडेमिक था राजस्थान में, और ये एलिमिनेट हुआ। कब एलिमिनेट हुआ था? 2000 में। फरवरी 2000 में ये डिजीज एलिमिनेट हो चुकी है इंडिया से। इसमें रिजर्वायर ऑफ इन्फेक्शन इसका क्या था? इन्फेक्टेड पर्सन, नो एनिमल रिजर्व, इसमें एनिमल रिजर्वायर नहीं पाया जाता। ट्रांसमिशन कैसा होता है? साइक्लो डेवलपमेंटल ट्रांसमिशन के बारे में जब हम मोड ऑफ ट्रांसमिशन पढ़ रहे थे तो वहाँ पे डायरेक्ट ट्रांसमिशन, इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन। इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन में मैकेनिकल, उसके अलावा बायोलॉजिकल। बायोलॉजिकल में फिर 3 तरीके का था, डेवलपमेंटल था, साइक्लो प्रोपेगेटिव एंड साइक्लो डेवलपमेंटल। 3 तरीके का ट्रांसमिशन था। ठीक, तो ये साइक्लो डेवलपमेंटल में क्या होता है? तो उसकी साइकिल मतलब डेवलपमेंट होता है, बढ़ता रहता है, 1 से 2 होंगे, 2 से ऐसे हो। वो साइक्लो प्रोपेगेटिव होता है। साइक्लो प्रोपेगेटिव में जो होता है ना, फॉर्म्स और नंबर दोनों चीजें चेंज होती है। नंबर का मतलब मल्टीप्लीकेशन भी होता है, फॉर्म लार्वल स्टेज से एडल्ट स्टेज में चेंज हो रहा है, ये फॉर्म हो गया। इसमें साइक्लो डेवलपमेंटल में जो होता है फॉर्म चेंज होती है, नंबर नहीं चेंज होता। नंबर नहीं। नंबर साइक्लो प्रोपेगेटिव में चेंज होता है। अब होता कैसे है? ये जो साइक्लॉप्स का नाम ये देख रहे हैं ना, ये इंटरमीडिएट होस्ट है। साइक्लॉप्स जो होते हैं ये बेसिकली वाटर बेस्ड क्रिएचर हैं, पानी में पाए जाने वाले क्रस्टेशियंस इनको कहा जाता है। पानी में ये पाए जाते हैं। ये क्या करते हैं? ये इसके गिनिया वार्म के जो एग होते हैं ना, ये इनको इंजेस्ट कर लेते हैं, और यही इंजेस्ट ये साइक्लॉप्स जो पानी के जरिए जब इंसान उसको कंज्यूम करता है, मैन उसको कंज्यूम करता है, तो ये हमारे अंदर आ गया। वहां पे क्या हुआ? अब जो एग था साइक्लॉप्स के जरिए वो क्या हुआ? हैचिंग हुई उसकी, कहाँ? इंटेस्टाइन में हैचिंग हुई। वहां पे अब इसके जो थे मेल फीमेल दोनों होते हैं, लेकिन जो गिनिया वार्म होता है, ये निमेटोड जो है इसका, ये मेल फीमेल दोनों होता है। खास बात ये है कि फीमेल जो है तो बहुत लंबे होते हैं और मेल बहुत छोटे होते हैं, और बहुत सारे करीब करीब एक बार में ये 2,40,000 के करीब इनके एग ये हैच करते हैं। तो एक बार जब ये फीमेल एडल्टहुड हो गई, ग्रेविड, खासतौर से ग्रेविड मतलब जिसके अंदर अंडे हैं, हाँ प्रेग्नेंट कह लीजिए, वही ग्रेविड होता है। जब वो मेच्योर हो गई तो वो क्या करती है? वो नीचे की तरफ, बॉडी में वो नीचे की तरफ आती है, फीट की तरफ। वहां पे फिर ये पेनिट्रेट करती है डर्मिस डर्मिस पे। डर्मिस पे पेनिट्रेट करेगी तो वहां पे लोकल एरिया में इन्फ्लामेशन होगा, और वहां पे वेजाइकल्स बन जाते हैं। वेजाइकल्स बनते हैं, और जैसे ही वो वेजाइकल्स पानी के कांटेक्ट में आते हैं, वो क्या करता है? बर्स्ट करता है, और फिर से वो पानी में उसके एग वापस आ जाते हैं। साइक्लॉप्स जो है इंटरमीडिएट होस्ट है। ये साइक्लॉप्स उस एग को क्या करते हैं? इंजेस्ट कर लेते हैं। इसलिए इसको वाटर बेस्ड डिजीज कहा जाता है। टाइप ऑफ डिजीज क्या है? वाटर बेस्ड डिजीज है। साइक्लॉप्स जो है इसके
ट्रांसमिशन में रोल अदा करते हैं इंटरमीडिएट होस्ट, एज ए इंटरमीडिएट होस्ट। मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या, कंजप्शन ऑफ वाटर कंटेनिंग साइक्लॉप्स हार्बरिंग इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ पैरासाइट। ठीक है, साइक्लॉप्स ने उसको इंजेस्ट किया था, साइक्लॉप्स पानी में था, पानी को किसी और ने कंज्यूम किया, उसके अंदर चला गया, यही इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन था, इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन था। अब इसमें जो है ना कुछ खास नहीं है, सबसे बड़ी बात इसमें एलिमिनेटेड है, दुनिया वर्म जो है एलिमिनेटेड है। साइक्लॉप्स के बारे में पूछा जाता है कौन सा होस्ट है ये, तो इंटरमीडिएट होस्ट है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या, कंजम्पशन ऑफ वाटर कंटेनिंग साइक्लॉप्स, वाटर बेस्ड डिजीज। ट्रीटमेंट के इसमें ट्रीटमेंट जो है ना ये एक तरीके से सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है, कोई भी ड्रग ऐसी नहीं है जो इसके इन्फेक्शन को क्योर कर दे। ये निरिडाजोल, मेबेंडाजोल या मेट्रोनिडाजोल जो भी है ये इन्फेक्शन को क्योर नहीं करती, ये सिर्फ क्या करती है, इन्फ्लामेशन को लिमिट करती हैं, कम करती हैं। नो ड्रग, और कोई भी ड्रग ऐसी नहीं है जो डिजीज ट्रांसमिशन को रोक सके, नहीं रोक पाएगी, क्योंकि ये इन्फेक्शन को ही नहीं खत्म कर रहे हैं, ये तो सिर्फ इन्फ्लामेशन को कम करें। ये तीनों ड्रग्स जो हैं ये सिर्फ इन्फ्लामेटरी कंडीशन को कम करने के लिए यूज होती हैं। इसके अलावा साथ में कभी कभी टॉपिकल एंटीबायोटिक्स भी यूज कर लेते हैं ताकि बैक्टीरियल सुपर इन्फेक्शन ना हो। टॉपिकल एंटीबायोटिक्स सिर्फ इसलिए यूज करते हैं कि बैक्टीरियल सुपर इन्फेक्शन ना हो। देखिए आज आवाज का थोड़ा सा मसला रहेगा। बैक्टीरियल सुपर इन्फेक्शन को यानी सेकेंडरी इन्फेक्शन को रोकने के लिए हम टॉपिकल एंटीबायोटिक्स का भी यूज कर लेते हैं। ये जो ड्रग्स हैं ये क्योर नहीं करती हैं, ये सिर्फ इन्फ्लेमेशन को कम करती हैं, लिमिट में रखती हैं, साथ में वर्म को रिमूव करती हैं। मेबेंडाजोल या मेट्रोनिडाजोल जो भी है ये वर्म को बॉडी से निकाल तो सकती हैं लेकिन इन्फेक्शन को क्योर नहीं करती हैं, और ना ही कोई ड्रग ऐसी है जो मास ट्रीटमेंट के लिए सुटेबल हो। इसका कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म था ड्रैकनक्यूलस मेडिनेंसिस। निमेटोड, निमेटोड किसे कहते हैं, ऐसे क्रिएचर्स को जिनकी बॉडी हॉलो हो, सिलेंड्रिकल हो। लास्ट केस मिला था जुलाई 1996 में राजस्थान में। राजस्थान में ये डिजीज एंडेमिक हुआ करती थी लेकिन फरवरी 2000 में ये एलिमिनेट हो गई राजस्थान से, तो एक तरीके से पूरे इंडिया से एलिमिनेट हो गई 2000 में। ट्रांसमिशन कैसा था, साइक्लो डेवलपमेंटल, बायोलॉजिकल ट्रांसमिशन है, इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन की टाइप में बायोलॉजिकल ट्रांसमिशन आता है। वाटर बेस्ड डिजीज थी। ट्रीटमेंट में ये ड्रग यूज तो होती हैं लेकिन इन्फेक्शन को क्योर करने के लिए नहीं होती, बस वर्म को रिमूव करने के लिए या फिर इन्फ्लामेशन को लिमिट करने के लिए ये यूज होती हैं। और क्योंकि सबक्यूटेनियस टिश्यूज पे ब्लिस्टर्स बनते हैं, वही ब्लिस्टर्स जब पानी के कांटेक्ट में आते हैं तो बर्स्ट करते हैं, तो फिर वो वाटर में आ जाते हैं, तो इसलिए टॉपिकल एंटीबायोटिक्स का यूज करते हैं ताकि उस जगह पे जहाँ पे ब्लिस्टर्स बने हुए हैं अगर वो बर्स्ट कर रहा है तो बैक्टीरियल सुपर इन्फेक्शन या सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन ना हो, उसके लिए टॉपिकल एंटीबायोटिक्स का यूज भी किया जाता है। ड्रैकनक्यूलियोसिस में बस इतना ही था। दूसरी डिजीज है राउंड वर्म या एस्केरियोसिस। ये क्या है, ये इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट का इन्फेक्शन है। किससे होता है, एस्केरिस लुम्ब्रिकॉइड से, इन्फेक्शन ऑफ इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। होता किससे, एस्केरिस लुम्ब्रिकॉइड से। इसके बारे में इसकी जो खासियत है, एक तो ये मोस्ट कॉमन हेलमिंथिक इन्फेक्शन है और दूसरे इंडिया में सबसे कॉमन वर्म इन्फेस्टेशन जो होता है इसी का होता है, राउंड वर्म का या एस्केरियोसिस का। इसका इंक्यूबेशन पीरियड बताया गया 18 डेज टू सेवरल वीक्स, और जो हमारी तैयारी वाली बुक्स में है उसमें ऑन एवरेज 2 मंथ लिखा हुआ है। इंक्यूबेशन पीरियड है 18 डेज टू सेवरल वीक्स, ऑन एवरेज 2 मंथ। रिजर्वायर ऑफ इन्फेक्शन क्या, मैन मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या, फीको ओरल रूट है इसका, यानी कंटामिनेटेड वाटर है उसके यूज से, या हैंड है, फीट है, जो भी कंटामिनेटेड है वो कहीं और आए, डोर पे लग गए या प्लेट्स पे लग गए, वहां से फिर आदमी ने क्या किया, इंजेस्ट कर लिया, तो इस तरीके से ये साइकिल बनती है जिसको फीको ओरल रूट कहते हैं। मोड ऑफ ट्रांसमिशन इसका था फीको ओरल रूट का, राउंड वर्म का। इसमें जो खास बात है इसकी पीरियड ऑफ कम्युनिकेबिलिटी
बहुत लंबी चलती है। जब तक जितने भी इसमें फीमेल फर्ट जो फर्टाइल फीमेल्स हैं, राउंड वार्म, फीमेल राउंड वार्म या फीमेल एस्केरिस लुम्ब्रिकॉइड्स, जब तक कि वो सब के सब खत्म ना हो जाए, तब तक इसकी पीरियड ऑफ कम्युनिकेबिलिटी चलती रहती है राउंड वर्म की। अब इसकी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की बात करते हैं। तो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में ये कहा गया कि अगर हल्का फुल्का इन्फेक्शन है, लाइट इन्फेक्शन है, तो कोई सिम्टम नहीं आएगा, ऐसा कोई खास सिम्टम नहीं आता। लेकिन अगर हैवी इन्फेक्शन है, बात चवाई हैवी इन्फेक्शन की, तो इसमें सिम्टम्स आते हैं थोड़े बहुत। सबसे कॉमन सिम्टम में आता है डायरिया, एब्डोमिनल पेन, जनरलाइज मैलेज, थकान, कमजोरी, वीकनेस, या बच्चों में है तो इम्पेयर्ड फिजिकल डेवलपमेंट भी होता है इसकी वजह से। अब हैवी इन्फेक्शन कब कहेंगे कि हैवी इन्फेक्शन है? कब कहेंगे कि हैवी इन्फेक्शन है? तो डब्ल्यूएचओ ने इसकी एक क्राइटेरिया दी, हैवी इन्फेक्शन के लिए डब्ल्यूएचओ ने एक क्राइटेरिया दी कि अगर मोर देन 50,000 एक्स पर ग्राम ऑफ फीसेज या पर ग्राम ऑफ स्टूल, हैवी इन्फेक्शन की क्राइटेरिया जो दी डब्ल्यूएचओ ने, मोर देन 50,000 एक्स पर ग्राम स्टूल, अगर इतना मिल रहा है 50,000 से ज्यादा एग किसके, एस्केरिस लुम्ब्रिकॉइड्स के, तब उसको हम कहते हैं हैवी इन्फेक्शन। इससे कम है तो लाइट इन्फेक्शन। और लाइट इन्फेक्शन में कोई क्लिनिकल सिम्टम्स खास ऐसा नहीं मिलता। हैवी इन्फेक्शन में डायरिया, एब्डोमिनल पेन, जनरल मैलेज, वीकनेस या इम्पेयर्ड फिजिकल डेवलपमेंट, ये सारी चीजें मिल सकती है। इसके अलावा अब राउंड वर्म्स हैं, ढेर सारे हैं, पेट में है, इंटेस्टाइन में है। अगर सब एक ही जगह इकट्ठा हो गए, एक ही जगह अगर इकट्ठा हो जाए वहीं इंटेस्टाइन में ही, तो क्या करेंगे, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन कर सकते हैं, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन कर सकते हैं। या कभी कभी होता है कि वोमिटिंग के जरिए बाहर भी आ सकते हैं, कॉमन बाइल डक्ट को ब्लॉक कर सकते हैं, अगर एक जगह ये जमा हो गए तब, अदरवाइज ऐसा कुछ नहीं है। ड्रग ऑफ चॉइस इनकी क्या है, अल्बेंडाजोल, मेबेंडाजोल, पायरेंटल, ये इसकी यूनिवर्सल ड्रग्स ऑफ चॉइस है। डीवार्मिंग कराने में सबसे ज्यादा अल्बेंडाजोल और मेबेंडाजोल ही यूज होती है। इन जितने भी वर्म के इन्फेक्शन है, अगर कोई ये पूछे कि इसमें मेल और फीमेल कैसे पहचानेंगे इन वर्म्स में, तो जितने में सब में एक चीज कॉमन है कि जो फीमेल है वो लंबे होंगे, चाहे राउंड वर्म ले लीजिए या गिनिया वर्म ले लीजिए, टेप वर्म ले लीजिए, सब में जो जितने भी फीमेल्स हैं वो लंबे होंगे, मेल छोटे होते हैं इसमें। राउंड वर्म क्या है, मोस्ट कॉमन वर्म इन्फेस्टेशन इन इंडिया। राउंड वर्म इज मोस्ट कॉमन वर्म इन्फेस्टेशन इन इंडिया एंड मोस्ट कॉमन हेलमिंथिक इन्फेक्शन वर्ल्ड वाइड। पॉजिटिव एजेंट एस्केरिस लुम्ब्रिकॉइड्स था इसका। अब आता है हुक वर्म, एनकाइलोस्टोमियासिस। इसमें दो दो इसके पॉजिटिव एजेंट्स होते हैं, दोनों के ही इन्फेक्शन को हुकवर्म इन्फेक्शन कहा जाता है। या तो ये सिंगली होंगे या तो एक ही पर्सन में दोनों का इन्फेक्शन पाया जाएगा। इसके कई नाम है। माइनर एनीमिया, टनल डिजीज, ब्रिक मेकर एनीमिया भी इसी को कहते हैं। या इजिप्शियन क्लोरोसिस। इसके दो पॉजिटिव एजेंट होते हैं, एनकाइलोस्टोमा डुओडेनल एंड निकेटर अमेरिकैनस। दोनों के दोनों एक ही पर्सन में दोनों के इन्फेक्शन पाए जा सकते हैं, सिंगल भी हो सकता है या दोनों को हो सकता है। दोनों के इन्फेक्शन को हुकवर्म इन्फेक्शन या एनकाइलोस्टोमियासिस कहा जाता है। रिजर्वायर क्या है इसका, मैन है। रिजर्वायर ऑफ इन्फेक्शन इज मैन। मोड ऑफ ट्रांसमिशन डायरेक्ट पेनिट्रेशन ऑफ स्किन ऑफ फूट, या कभी कभी ओरल रूट से भी होता है, लेकिन मोस्ट कॉमन मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, डायरेक्ट पेनिट्रेशन ऑफ स्किन।
खासतौर से पैरों की। अगर पैर में कहीं पे भी जख्म है या एब्रेजन है, वहीं से ये जो इसके लार्वा होते हैं ना, वो असेंड करते हैं, और असेंड करने के बाद वो आए ऊपर ब्लड में, लिम्फेटिक्स के जरिए वो आते हैं सबसे पहले लंग्स में। लंग्स में ये मैच्योर होते हैं ब्रोंकस में। वहां से फिर कफिंग के जरिए, कभी कभी होता है ना आदमी कफ करता है, स्पुटम आया और फिर उसको इंजेस्ट कर गया, तो फिर कफ किया, उसके बाद वाया इंजेक्शन, फिर ये आते हैं कहाँ पे, इंटेस्टाइन में। इस तरीके से इसका ये ट्रांसमिशन होता है। इंक्यूबेशन पीरियड है एनकाइलोस्टोमा डुओडेनल का 5 वीक्स to 9 months एंड 7 वीक्स निकेटर अमेरिकनस इसका होता है। एक चीज इसमें आती है क्यूटेनियस लार्वा माइग्रेंस। ये क्या होता है? देखिए, जितने भी निमेटोड पैरासाइट्स होते हैं उनके लार्वा से स्किन डिजीज हो सकती है। हाँ, जितने भी निमेटोड पैरासाइट्स होते हैं इनके लार्वा से स्किन डिजीज हो सकती है ह्यूमंस में, लेकिन उसमें मोस्ट कॉमन जो होती है वो एंकाइलोस्टोमा ब्राजीलियंस। ये कहा जाता है कि स्किन डिजीज है ह्यूमंस की, जो लार्वा ऑफ वेरियस निमेटोड पैरासाइट्स, यानी ज्यादातर जो निमेटोड पैरासाइट्स हैं उनके लार्वा से स्किन डिजीज हो सकती है ह्यूमंस में, लेकिन उसमें भी मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिज्म क्या आया, एंकाइलोस्टोमा ब्राजीलियंस। इसी को कहते हैं क्यूटेनियस लार्वा माइग्रेंस। क्यूटेनियस लार्वा माइग्रेंस इसी को कहते हैं। ये क्या करते हैं, ये जो विलाई होती है ना इंटेस्टाइन में, वहां पे ये हुकवर्म वहीं पे लॉज करते हैं, तो ब्लीडिंग भी कराते रहते हैं। इसलिए अभी इसका वो आया था माइनर सेनीमिया टनेज या ब्रिक मेकर सेनीमिया जिप्सियन क्लोरिड, इसी की वजह से। तो एवरेज ब्लड लॉस, हुकवर्म इन्फेक्शन में ब्लड लॉस होता है 0.03 to 0.2 ml पर वर्म पर डे। इसलिए आयरन डिफिशियंसी एनीमिया के फीचर्स डेवलप होते हैं इसमें। इसलिए हुकवर्म इन्फेक्शन इज एसोसिएटेड विद आयरन डिफिशियंसी एनीमिया एंड हाइपोअल्बुमिnemia। तो ड्रग ऑफ चॉइस इसकी फिर से अल्बेंडाजोल मेबेंडाजोल। हुकवर्म इन्फेस्टेशन है, इसमें भी सेम वही ड्रग्स यूज होती हैं। एक टर्म इसमें यूज होता है एंडेमिक इंडेक्स या चैंडलर्स इंडेक्स। चैंडलर्स इंडेक्स की डिफिनेशन है एवरेज नंबर ऑफ हुकवर्म एग्स पर ग्राम ऑफ फीसेज। एवरेज नंबर ऑफ हुकवर्म एग्स पर ग्राम ऑफ फीसेज फॉर द इंटायर कम्युनिटी। अब इंटायर कम्युनिटी में एवरेज नंबर ऑफ हुकवर्म कैसे इसको इंटरप्रेट किया जाता है, यहाँ इंटरप्रिटेशन भी इसका होता है। अगर 200 से कम एक्स हैं, लेस देन 200, अगर एवरेज नंबर ऑफ एक्स पर ग्राम ऑफ स्टूल लेस देन 200 है, तो कोई सिग्निफिकेंस इसकी नहीं है, नो सिग्निफिकेंस। अब अगर 200 से 250 यानी 200 to 250 इतने नंबर ऑफ एक्स हैं पर ग्राम ऑफ स्टूल, तो पोटेंशियल डेंजर यानी खतरा हो सकता है कम्युनिटी के लिए। 250 से 300 है तो माइनर पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम। और अगर मोर देन 300 है तो ये मेजर पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम बन जाती है। इसी को कहते हैं चैंडलर्स इंडेक्स। कोई पूछे कि चैंडलर इंडेक्स क्या है, तो हुकवर्म इन्फेक्शन में देखा जाता है एवरेज नंबर ऑफ हुकवर्म एग्स पर ग्राम ऑफ स्टूल। इसी को एंडेमिक इंडेक्स भी कहते हैं, चैंडलर्स इंडेक्स भी कहते हैं। ये था हुकवर्म का। मोड ऑफ ट्रांसमिशन की बात की हमने, डायरेक्ट पेनेट्रेशन होता है स्किन का। एक चीज और, हुकवर्म इन्फेक्शन जो है ना, मोस्ट ये ऑक्यूपेशनल डिजीज में भी आता है। फार्मर्स में ये बहुत कॉमन है, फार्मर्स में ये बहुत कॉमन है, क्योंकि फार्मर्स जो होते हैं खेतों में बेयर फुटेड होते हैं, और अगर थोड़ा बहुत भी एब्रेजन है, कहीं पे स्किन कट है, तो वहां से इसके जो लार्वा होते हैं वो आ जाते हैं बॉडी में। आते कैसे हैं, वाया लिम्फेटिक्स और ब्लड ये पहुंचते हैं लंग्स में। लंग्स में फिर ये मैच्योर होते हैं, वहां से फिर वाया कफिंग, कफ किया, खांसा,
स्पुटम आया और फिर उसको उसने इंजेस्ट कर लिया। अब वो तब जाके इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में आया, वहां पे अब जाके ये लाज करता है विलाई पे, और विलाई पे लाज करेगा तो वहां पे क्या करेगा, ब्लड लाज करवाता रहता है कंटिन्यूअस, इसलिए एनीमिया के फीचर्स डेवलप होते हैं। तो एवरेज ब्लड लॉस हुकवार्म इन्फेक्शन में कितना होता है, 0.03 टू 0.2 ml पर वर्म पर डे हुकवार्म में होता है। इसके बाद चौथी जो वर्म इन्फेक्शन है वो है टेप वर्म या टीनियसिस जिसको हम कहते हैं, टीनियसिस, इसको साइक्लोजोनोसिस भी कहते हैं। साइक्लोजोनोसिस क्यों कहते हैं, क्योंकि इनको कम से कम दो होस्ट चाहिए, इनकी डेवलपमेंटल साइकिल को पूरा करने के लिए एटलीस्ट टू होस्ट, दो होस्ट की जरूरत इनको पड़ती है, यानी एक डिफिनेटिव होस्ट और एक सेकेंडरी होस्ट। इन दो होस्ट की मौजूदगी में ही इनकी जो साइकिल है, लाइफ साइकिल है या डेवलपमेंटल साइकिल है, वो पूरी होती है। कैसे होती है, अब इसके दो पॉजिटिव एजेंट होते हैं टेपवर्म के, टीनिया सोलियम और टीनिया सैजिनेटा। टीनिया सोलियम का प्राइमरी होस्ट क्या होगा, इसका प्राइमरी होस्ट होता है मैन, मैन। सेकेंडरी होस्ट पिग, सेकेंडरी होस्ट जो होते हैं पिग। इसलिए पोर्क खाने वालों में टीनिया सोलियम का इन्फेक्शन ज्यादा कॉमन है, और बीफ खाने वालों में टीनिया सैजिनेटा का। प्राइमरी होस्ट तो सेम है, इसमें भी मैन है, लेकिन यहाँ पे सेकेंडरी होस्ट इसका कैटल हो जाता है, कैटल। तो साइक्लोजोनोसिस क्यों कहा गया, क्योंकि इनको दो होस्ट की जरूरत पड़ती है अपनी लाइफ साइकिल को पूरा करने के लिए। पॉजिटिव एजेंट इसके दो हैं टेपवर्म इन्फेक्शन के, टीनिया सोलियम और टीनिया सैजिनेटा। अब पिग यानी पोर्क खाने वालों को टीनिया सोलियम का इन्फेक्शन होता है, ये क्या हुआ, सेकेंडरी होस्ट हुआ है। प्राइमरी होस्ट क्या है, मैन है। टीनिया सैजिनेटा में भी प्राइमरी होस्ट क्या था, मैन था, लेकिन सेकेंडरी होस्ट कैटल। अब कैटल में काऊ भी आ सकता है, बफेलोज भी आ सकते हैं, शीप भी आ सकती है, गोट भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। तो बेसिकली कहा जाता है कि बीफ खाने वालों में टीनिया सैजिनेटा का इन्फेक्शन ज्यादा कॉमन है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन, अब जाहिर सी बात है, जो बीफ खाएगा उसके में टीनिया सैजिनेटा होगा, और जो पोर्क खाएगा उसके में टीनिया सोलियम हो रहा है। पहला ये इंजेक्शन ऑफ इन्फेक्टिव सिस्टी सरकाई इन बीफ, इंजेक्शन ऑफ फूड वाटर वेजिटेबल्स कंटामिनेटेड विद एग्स, एग्स किसके, टेपवर्म के, या अगर हम वो खाना पानी या सब्जियां खा लें जिनमें एग्स हो तो उससे भी इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन हो सकता है। अब एक चीज इसमें आती है न्यूरोसिस्टी सर्कोसिस, नाम सबने सुना होगा। न्यूरोसिस्टी सर्कोसिस किससे होता है, न्यूरोसिस्टिक सर्कोसिस किससे होता है, किसी को नहीं पता। सर टीनिया सोलियम अगर ब्रेन में चला जाए हाँ से होती है। हाँ, देखिए टीनिया सैजिनेटा और सोलियम दोनों होते हैं, लेकिन जो होता है न्यूरोसिस्टिक सर्कोसिस ना, ये टीनिया सोलियम के लार्वा से होता है। इसके लार्वा जब वाया पोर्टल वेनस सिस्टम पूरे बॉडी में कहीं पे भी चले जाए, और स्पेशली जब ये ब्रेन में या नर्व रूट पे जाके लाज कर जाते हैं, अब वहां पे जो फीचर्स डेवलप होते हैं तो उसको हम कहते हैं न्यूरोसिस्टिक सर्कोसिस। अब उसके फीचर्स में आपको क्या मिलेंगे, जाहिर सी बात है ब्रेन पे अगर लाज कर गया तो एपिलेप्सी है, हाइपरटेंसिव सिंड्रोम जिसमें ब्लड विजन है, वोमिटिंग है, हेडेक है, हाइड्रोसिफेलस है, इवन डेथ भी हो सकती है इसमें। टीनिया सोलियम की वजह से ये होता है, टीनिया सोलियम के एक से। हाँ, क्लिनिकल फीचर्स में क्या है, इसको कुछ खास नहीं, अकेजनल एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट मिलता है, एनोरेक्सिया, भूख नहीं लगती इसमें, और इंडाइजेशन की कंप्लेन रहती है कंटिन्यूअस, ये इसके क्लिनिकल फीचर्स हैं। इंक्यूबेशन पीरियड 8 टू 14 वीक्स। ड्रग ऑफ चॉइस इसकी है प्रेजिक्वेंटल और निक्लोसामाइड, और अल्बेंडाजोल जो यूज किया जाता है इसी सिस्टी सर्कोसिस के लिए।
अल्बेंडाजोल यूज होता है। बाकी एज ए इन्फेक्शन, टेपवर्म के इन्फेक्शन के लिए प्रेजिक्वेंटल और निक्लोसामाइड। कंट्रोल मेजर्स क्या क्या ले सकते हैं किसी भी वर्म के इन्फेक्शन में? कंट्रोल मेजर्स की भी बात होती है। सबसे पहले तो जो इन्फेक्टेड पर्सन उनका ट्रीटमेंट करना है, हाँ, हेल्थ एजुकेशन करना है। वाटर बॉर्न डिजीज है या जो भी है, तो क्या करना है सबसे पहले एडिक्वेट सीवेज ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजल। खास तौर पे ज्यादातर हम देख रहे हैं लाइक इसमें हुकवार्म में क्या होता है, एक चीज होती है हिंदी में बहुत उसका वो प्रचार चलता है, खुले में शौच ना करें। क्यों? क्योंकि जो इन्फेक्टेड एग्स हैं, जो आदमी क्या किया, अगर वो बाहर जाके उसने मान लीजिए खेत में, जैसे हुकवर्म का मैंने क्या कहा था, ये कॉमन है किन में? फार्मर्स में। क्यों कॉमन है? अब अगर कोई जा रहा है, उसने स्टूल पास किया कहाँ? किसी फार्म में, खेत में, वहां पे बेचारा जो फार्मर था वो हल चलाने गया या वो अपने खेत में किसी काम से गया, उसके पैर में थोड़ी बहुत खराश थी, वहां एक थे उसमें पीसेज में, वो एक क्या किए, उसी एब्रेजन से कट स्किन से उसकी बॉडी में आ गया, वो क्या हुआ, इन्फेक्टेड हो गया। तो सीवेज ट्रीटमेंट और उसका डिस्पोजल ये बहुत जरूरी हो जाता है इसमें। और टेपवार में क्या करना है, मीट का इंस्पेक्शन करना है। मीट का इंस्पेक्शन करना है कि इसमें है तो नहीं। दूसरी चीज क्या, मीट को वेल कुक्ड होना चाहिए, हाफ कुक्ड नहीं, वेल कुक्ड होना चाहिए, कायदे से पका हुआ होना चाहिए। ये चार थे वर्म के इन्फेक्शन, कुछ खास नहीं है, बस इसमें थोड़ी थोड़ी एक दो चीजें किससे होता है, कौन सी चीज मोस्ट कॉमन है। मोस्ट कॉमन वर्म इन्फेस्टेशन इंडिया में क्या है? सर राउंड वॉर्म। हाँ, राउंड वर्म है। इसमें अगर कोई ये पूछे, जैसे टीनिया सोलियम और टीनिया सजिनेटा में पूछा जाता है अगर, तो सेकेंडरी होस्ट, यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाती है लोगों को। टीनिया सोलियम के लिए सेकेंडरी होस्ट पिग है और टीनिया सजिनेटा के लिए कैटल है। इसी तरीके से एक जगह और था, साइक्लॉप्स, इंटरमीडिएट। साइक्लॉप्स होते हैं इंटरमीडिएट होस्ट, जो सिर्फ क्या करते हैं, पास आउट कर देते हैं एज इट इज, वहां पे कोई डेवलपमेंट नहीं होता। ठीक। अब एक फीवर की बात कर लेते हैं, डेंगू फीवर आजकल बहुत कॉमन है। वीडियो पॉज तो नहीं है ना, चल रही है ना, स्लाइड दिख रही है ये वाली? जी सर, चल रही। दिख रही। तो डेंगू फीवर क्या है? आर्थ्रोपोड बॉर्न इन्फेक्शन है। कास्ट बाई किससे होता है ये? डेंगू वायरस जो है, अरबो वायरस होते हैं ये। क्या होते हैं? अरबो वायरस। डेंगू फीवर का जो वायरस है वो अरबो वायरस होते हैं। इसकी चार सीरोलॉजिकल टाइप्स होती हैं। अरबो वायरसेस में डेंगू वायरस जो होते हैं, इनकी चार सीरोलॉजिकल टाइप्स होती हैं। डेंगू वायरस 1, डेंगू वायरस 2, डेंगू वायरस 3 एंड डेंगू वायरस 4। आज क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं इसकी? एक तो ये एसिम्टोमेटिक हो सकता है, नॉर्मल जैसे वायरल फीवर्स होते हैं उस तरीके से ये हो सकता है। दूसरा होता है क्लासिकल डेंगू फीवर, फिर डेंगू हेमोरेजिक फीवर एंड डेंगू शॉक सिंड्रोम। ऐसे ऐसे इसको डिफ्रेंशिएट किया गया है। एक चीज और है, डेंगू फीवर का कोई ना डिफिनेटिव ट्रीटमेंट नहीं है, ये सेल्फ लिमिटिंग डिजीज है। ये सेल्फ लिमिटिंग डिजीज है, बस हम सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट दे देते हैं इसमें, इसका कोई डिफिनेट ट्रीटमेंट नहीं है। सेल्फ लिमिटिंग डिजीज है, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट इसमें किया जाता है। ये सिम्टोमेटिक है, कोई सिम्टम्स ही नहीं है। दूसरा जो आता है क्लासिकल डेंगू फीवर जिसको अब कहते हैं, एक मिनट, इसको देखने से पहले इसका वेक्टर क्या होता है? डेंगू फीवर का सर वेक्टर मॉस्किटो। कौन सा? मॉस्किटो, बहुत सारे हैं। एडिस इजिप्टाई। हाँ, एडीज एजिप्टाई। और सर फीमेल एनाफ्लीज। वो इसका नहीं है, वो तो मलेरिया का है। हाँ, मलेरिया का। एडीज इजिप्टाई और दूसरा एडीज एल्बोपिक्टस, ये भी कुछ कंट्रीज में है। ये इसका वेक्टर है। रिजर्वायर क्या होगा? मैन और मॉस्किटोज ही इसके रिजर्वायर होते हैं। क्या आ रही है? जी, स्क्रीन नहीं शो कर रही। इसका वेक्टर, मेन वेक्टर जो है एडीज एजिप्टाई है और कुछ कंट्रीज में एडीज अल्बोपिक्टस। अल्बोपिक्टस
ये भी है इसका वेक्टर। रिजर्वायर है मैन एंड मॉस्किटोज। अब एसिम्टोमेटिक है उसको हटा दीजिए, उसमें कुछ नहीं करना है। क्लासिकल डेंगू फीवर दूसरा जो है क्लासिकल डेंगू फीवर। इसमें क्लिनिकल फीचर्स क्या क्या होंगे क्लासिकल डेंगू फीवर के? एक तो हाई ग्रेड फीवर होता है, डेंगू में सबको पता है हाई ग्रेड फीवर होता है। बाईफेजिक कर्व क्यों कहते हैं? क्योंकि बहुत तेज रहता है, कुछ देर के लिए कम हो जाता है फीवर, 5-6 घंटे बाद फिर हाई ग्रेड का हो जाता है। चिल्स, साथ में चिल्स, चिल्स भी आ सकते सर हैं। रैशेस भी होंगे, ईचिंग रैशेस, जी ईचिंग एंड रैशेस। हाँ, रैशेस भी आते हैं, स्किन रैश है। नहीं आ रही है आपकी, आप शेयर नहीं कर रहे हैं? नहीं, स्क्रीन तो शेयर हो रही है। पता नहीं मुझे अब शो नहीं कर रही मुझे। और बाकी लोगों को शो कर रही है? जी सर, शो हो रही है। ठीक, हो सकता है आपको नेटवर्क प्रॉब्लम हो इसलिए नहीं नहीं शो हो रही है। ठीक है, चिल्स है, साथ में इसमें इंटेंस हेडेक, बहुत तेज का सर दर्द होता है। और सबको पता है कि डेंगू फीवर में जॉइंट्स पेन बहुत कॉमन है, बदन में दर्द होगा और जोड़ों में दर्द खास तौर से इसमें होता है। आंखों के पीछे रेट्रो ऑर्बिटल पेन, ये भी एक कॉमन फीचर है इसका। फोटोफोबिया, फोटोफोबिया क्या है? रोशनी में देखने से दिक्कत होती है और दर्द बढ़ जाएगा। पेट में कोलिकी पेन, एब्डोमिनल टेंडरनेस और वोमिटिंग, वोमिटिंग बहुत कॉमन है इसमें। ये कॉमन फीचर्स हैं, ये क्लासिकल डेंगू फीवर के ये कॉमन फीचर्स हैं, क्लिनिकल फीचर्स होते हैं। इसका इंक्यूबेशन पीरियड बताया गया 5 to 6 days। और इन जनरल अगर डेंगू फीवर का इंक्यूबेशन पीरियड पूछा जाता है तो ये वाला बताएंगे हम, 4 to 6 days का। दूसरा जो इसका टाइप था डेंगू हेमोरेजिक फीवर। डेंगू हेमोरेजिक फीवर, एक तो ये जितने सिम्टम्स, हाई ग्रेड फीवर विच इज हेडेक, मसल एंड जॉइंट पेन, वोमिटिंग, स्किन रैश, एब्डोमिनल टेंडरनेस, रेट्रो ऑर्बिटल पेन, ये तो पाया ही पाया जाएगा। दूसरे आप हेमोरेजिक फीवर है तो इसमें कुछ चीजें और ऐड हो जाएंगी, लाइक राइजिंग हेमेटोक्रिट वैल्यू। ये क्या होती है? इसकी जो खास बात होती है, एक तो काउंट्स बढ़ेंगे आपको, WBCs जो है वो बढ़ेंगे, RBCs ये भी बढ़ेंगे, लेकिन थ्राम्बोसाइटोपिनिया होगा, यानी प्लेटलेट काउंट कम होते हैं इसमें, थ्राम्बोसाइटोपिनिया हो जाएगा, प्लेटलेट काउंट जो है वो कम होते चले जाएंगे। साथ में इसमें मिलता है हिपैटोमेगैली। और रैशेस जो होते हैं, इसमें स्किन रैश बहुत ज्यादा थे, इसमें रैशेस जो है कम हो जाते हैं। डेंगू हेमोरेजिक फीवर में रैश जो है थोड़े से कम हो जाते हैं, बाकी ये तमाम फीचर्स मिलते हैं। साथ में काउंट सब आपको बढ़े हुए मिलेंगे, उसी को कहते हैं हिमेटोक्रिट। राइजिंग हिमेटोक्रिट वैल्यू मोर देन 20% ऑफ बेसलाइन, बेसलाइन जो नॉर्मल जो रेंज है उससे 20% ज्यादा तक बढ़े हुए आपको मिल सकते हैं, WBCs और RBC। साथ में आपको क्या मिलेगा? माइल्ड टू मॉडरेट थ्राम्बोसाइटोपिनिया, यानी प्लेटलेट काउंट डिक्रीज होंगे। हिपैटोमेगैली मिलेगी, लीवर इंलार्ज होगा। इसके अलावा पॉजिटिव टॉर्निक्वेट टेस्ट, ये बहुत खास बात है। पॉजिटिव टॉर्निक्वेट टेस्ट जो है ये किसमें होता है? डेंगू हेमोरेजिक फीवर में। इसको करते कैसे हैं? इसको टॉर्निक्वेट टेस्ट करते कैसे हैं? हमने जो ब्लड प्रेशर हम लेते हैं ना, नॉर्मली हमने कप लगाया, इन्फ्लेट किया, उसके बाद रीडिंग ले ली डिफ्लेट करते हुए। अब अगर मान लीजिए किसी का जो ब्लड प्रेशर आया है, किसी पेशेंट का 110/70 है, 110/70 है सिस्टोलिक और डायस्टोलिक, इन दोनों को आप ऐड कर दीजिए, 110 और 70 हो गया 180, 180 हो गया ना, इसका हाफ कर दीजिए, ये आएगा 90। तो अराउंड 85 to 90 के बीच में आप दोबारा से कप लगा के इन्फ्लेट करिए। इतने mmHg पे आपको इन्फ्लेट करके 5 मिनट तक छोड़े रखना है, वहीं पे इन्फ्लेट करके 5 मिनट तक छोड़ दीजिए। उसके बाद हम चेक करेंगे क्यूबाइटल फोसा को। क्यूबाइटल फोसा में अगर आपको पेटिकी मिल रहे हैं, कितने मिलने चाहिए? पर स्क्वायर इंच, 1 स्क्वायर इंच का हिस्सा ले लेंगे, उसमें अगर 20 से ज्यादा पिटिकी आपको मिल रहे हैं तब हम कहते हैं कि टॉर्निक्वेट टेस्ट इज पॉजिटिव। 20 से ज्यादा 5 मिनट तक इन्फ्लेट करके रखना है 85 to 90 mmHg पे। और 20 से ज्यादा अगर आपको पिटिकियल हेमरेज मिल रहा है पर स्क्वायर इंच, कहाँ देखते हैं? क्यूबाइटल फोसा में, तब हम कहते हैं कि टॉर्निक्वेट टेस्ट जो है वो पॉजिटिव है। इसकी डायग्नोसिस बनी कैसे? एक तो फीवर हाई ग्रेड का होना चाहिए,
हेमोरेजिक मैनिफेस्टेशंस में यही जो है पॉजिटिव टर्निक्वेट टेस्ट हो गया, हिपैटोमेगैली हो गई, थ्राम्बोसाइटोपिनिया इसकी फाइंडिंग है ही, हीमो कंसंट्रेशन या राइजिंग हेमेटोक्रिट यानी क्या है, WBCs और RBCs बढ़े हुए होने चाहिए, मोर देन 20% ऑफ द बेस लाइन, इसकी डायग्नोसिस हो जाती है। तीसरा इसमें चौथा जो इसका वो है कैटेगरी, वो डेंगू शॉक सिंड्रोम। डेंगू शॉक सिंड्रोम में एक तो अभी तक हमने जितना पढ़ा, यानी डेंगू हेमोरेजिक फीवर तक के जितने भी सिम्टम्स थे वो मिलेंगे, साथ में शॉक के फीचर में क्या है, कोल्ड एंड क्लैमी स्किन है, हाइपोटेंशन है, पल्स रेट जो है वो भी कम हो जाए, नैरो हो जाए और रैपिड हो जाए। रैपिड एंड वीक, हाइपोटेंशन, कोल्ड क्लैमी स्किन, रेस्टलेसनेस, इवन कुछ पेशेंट्स में एन्यूरिया हो जाती है, एन्यूरिया, उसके बाद रीनल फेल्योर के बाद फिर क्या आता है, डेथ। यहाँ तक ये शॉक के फीचर्स हैं सब, है ना। रैपिड पल्स है, हाइपोटेंशन है, कोल्ड क्लाइमी स्किन है, रेस्टलेसनेस है, एनीरिया है, रीनल फेल्योर है, डेथ है। ये सब क्या है, ये शॉक के फीचर्स हैं। शॉक मिलना चाहिए, साथ में डेंगू हेमोरेजिक फीवर मिलना चाहिए। डेंगू शॉक सिंड्रोम के यही है। टर्निक्वेट टेस्ट कैसे करते हैं वो हमने देख लिया। अब इसमें डेंगू के लिए एक चीज और है, मैंने अभी बताया था, सिर्फ सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करते हैं, इसका कोई डेफिनेट ट्रीटमेंट नहीं है। इसका ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, अब फीवर है, फीवर के लिए हम क्या देंगे, जाहिर सी बात है PCM ही देना है। पैरासीटामोल। हाँ, एक चीज याद रखिएगा, इसमें कभी भी हम एनसेड का यूज नहीं करते। प्लेटलेट्स लो हो जाते हैं उससे। हाँ, तो इससे क्या होगी, ब्लीडिंग टेंडेंसी और बढ़ जाएगी। तो प्लेन PCM यूज करना, अगर एडल्ट है तो 650 मिलीग्राम TDS में यूज करते हैं। साथ में क्या देंगे, एंटी वोमिटिंग ड्रग देना ही देना है वोमिटिंग को रोकने के लिए। और प्लेंटी ऑफ ओरल फ्लूइड, जितना ज्यादा हो सके उसको रिहाइड्रेट करना है, क्योंकि वोमिटिंग हो रही है उसको, तो क्या होगा, फ्लूइड लॉस हो रहा है उसको, तो उस फ्लूइड को मेंटेन करने के लिए ओरल फ्लूइड जितना ज्यादा हो सकता है उतना देंगे। अगर ओरली नहीं ले पा रहा है, पेशेंट शॉक में चला गया है, तो फिर IV देते हैं। यही इसका प्रिंसिपल है ट्रीटमेंट का, बस इतना ही। कोई इसका डेफिनेट ट्रीटमेंट नहीं कि हाँ इसमें ये चीज देते हैं, कोई वैक्सीन अभी तक डेवलप नहीं हुई है इसके लिए, डेंगू के लिए। प्रिवेंशन में क्या करते हैं, प्रिवेंशन में जहां जहां भी ऐसी जगहों पे जहां पे पानी का जमा हो रहा है, पानी जहां जहां जमा हो रहा है, खास तौर से मॉस्किटो कंट्रोल करना है, उसकी ब्रीडिंग प्लेस को खत्म करना है। और इसमें एक खास बात और है, डेंगू के जो यही जो एडिस एजिप्टाई है, जो ये मॉस्किटो है, ये शाम के वक्त ही काटते हैं, रात में नहीं मिलेंगे। जो शाम का वक्त होता है उसी में ये मिलते हैं। क्लीन वाटर में रहते हैं, डेवलप करते हैं। हाँ, तो पानी को जमा नहीं होने देना है इसमें। एक लास्ट डिजीज है येलो फीवर, जूनोटिक डिजीज है, अरबो वायरसेस से होती है। अरबो वायरस, ग्रुप बी अरबो वायरस, जीनस क्या है, फैमिली, ये जीनस है। अरबो वायरस, ग्रुप बी अरबो वायरस क्या है, जीनस है। टोगा वायरस फैमिली है। कॉजेटिव एजेंट क्या है, फ्लेवी वायरस सिब्रिकस है। इसमें जो खास बात है येलो फीवर की, इसमें भी जैसे अभी हमने डेंगू के जो भी सिम्टम्स पढ़े, ज्यादातर वो सिम्टम्स मिलते हैं, लेकिन इसमें हिपैटिक और रीनल इन्वॉल्वमेंट ज्यादा होता है येलो फीवर में। येलो फीवर के कुछ सिनोनिम्स भी हैं। इसको अमेरिकन प्लेग कहते हैं, अमेरिका में बहुत कॉमन है ये, अमेरिकन प्लेग कहते हैं। ब्लैक वोमिट डिजीज भी इसी को कहते हैं, और येलो जैक, ये इसके सिनोनिम्स हैं। जूनोटिक डिजीज है, अरबो वायरस से होती है। मेन जो पॉजिटिव एजेंट है इसका फ्लेवी वायरस सिब्रिकस, वायरल डिजीज है। रिजर्वायर ऑफ इन्फेक्शन क्या है, दो हैं इसके। एक तो ये इसकी दो साइकिल चलती है, फॉरेस्ट साइकिल है और अर्बन साइकिल है। फॉरेस्ट साइकिल में मंकीज है और फॉरेस्ट मॉस्किटोज हैं। अर्बन साइकिल में मैन
और एडीज एजिप्टाई। एडीज एजिप्टाई अभी हमने पीछे पढ़ा था, डेंगू में भी है, और एडीज एजिप्टाई ही किसमें है, येलो फीवर का भी वेक्टर है। पीरियड ऑफ कम्युनिकेबिलिटी, आदमियों में तो सिर्फ 3 से 4 दिन है इलनेस की, और मॉस्किटोज में लाइफ लॉन्ग है। मॉस्किटोज में लाइफ लॉन्ग है। इसके जो क्लिनिकल फीचर्स हैं वो मिलते जुलते हैं किससे, डेंगू से, लेकिन मैंने बताया कि इसमें हिपैटिक और रीनल इन्वॉल्वमेंट ज्यादा होता है। और सीवियर केसेस में इसमें जॉन्डिस और हेमोरेजिक मैनिफेस्टेशन ज्यादा कॉमन है। जॉन्डिस और हेमोरेज। अब अगर कहीं पे हेमरेज हो रहा है, मान लीजिए इंटेस्टाइन में हो रहा है, तो क्या होगा, मैलेना हो सकता है। हाँ। और अपर जीआईटी में अगर हो रहा है तो वोमिटिंग के साथ आएगा। वोमिटिंग में खास तौर से जो वोमिट होते हैं ना वो ब्लैक कलर की होती है, जो वोमिटस होता है वो ब्लैक कलर का होता है, इसीलिए इसको ब्लैक वोमिट डिजीज भी कहते हैं। हेमोरेजिक मैनिफेस्टेशन इसमें ज्यादा कॉमन है। एल्ब्यूमिनूरिया हो जाती है, और शॉक लास्ट में। और एक बार अगर अटैक हो गया, डिजीज किसी को हो गई, तो लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी मिल जाती है। इंक्यूबेशन पीरियड येलो फीवर का है 3 to 6 डेज। ये याद कर लीजिए, इंक्यूबेशन पीरियड इसका कितना है, 3 to 6 डेज है। डिप्थीरिया का कितना था इंक्यूबेशन पीरियड, 2 to 6 days। हाँ 2 to 6 डेज था, इसका 3 to 6 डेज है येलो फीवर का। लेकिन इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशन ने सिर्फ कहा कि 6 दिन ही इसका इंक्यूबेशन पीरियड 6 दिन का है इसका। अब 3 से 6 लिख दिया गया, 6 दिन भी अगर सिर्फ आ गया, सिर्फ 6 दिन भी लिखा हुआ आ गया तो वो भी माना जाएगा। इसकी केस फर्टिलिटी रेट है 80%, यानी डेथ रेट जो इसका है 80% तक डेथ हो सकती है इसमें। कंट्रोल मेजर्स में एक क्वेश्चन ये आता है कि एयरपोर्ट्स को कम से कम 400 मीटर उनकी आसपास का जो इलाका है एयरपोर्ट का, उसको एडीज की ब्रीडिंग से फ्री रखना है। एडीज मच्छर वहां पे होने ही नहीं चाहिए एयरपोर्ट पे। 400 मीटर की दूरी, मतलब अराउंड चारों तरफ उसके 400 मीटर की दूरी तक एडीज फ्री होना चाहिए एयरपोर्ट। दूसरी चीज इसमें आती है ब्रिटिव इंडेक्स, यानी इसी को कहते हैं एडीज इजिप्टाई इंडेक्स। ये लेस देन 1% होना चाहिए सी पोर्ट्स में और टाउन्स में, यानी बंदरगाहों पे और जो कस्बे हैं वहां पे 1% से भी कम होना चाहिए ब्रिटिव इंडेक्स। 3 इंडेक्स इसमें बहुत कॉमन है, और यही 3 इंडेक्स जो है ये कभी कभी पूछे भी जाते हैं। लाइक ब्रिटिव इंडेक्स किससे रिलेटेड है, खाली यही सवाल हो सकता है। हमने कई इंडेक्स पढ़ लिए, चैंडलर्स इंडेक्स पढ़ लिया, ब्रिटिव इंडेक्स पढ़ लिया, सुलीवान इंडेक्स भी पढ़ लिया है। एक इंडेक्स और बहुत कॉमन है, वो है पर्ल इंडेक्स, कंट्रासेप्टिव फेलर के लिए यूज होता है। कंटेनर इंडेक्स क्या होता है, कंटेनर इंडेक्स सिर्फ इसकी जो नॉर्मल फार्मूला है वही है कि नंबर ऑफ कंटेनर शोविंग ब्रीडिंग ऑफ एडियस लार्वा, कितने में टोटल नंबर ऑफ कंटेनर सर्वेड इनटू 100। कंटेनर है तो कंटेनर लगा दीजिए, नंबर ऑफ कंटेनर शोविंग ब्रीडिंग ऑफ एडीज लार्वा वन टोटल नंबर ऑफ कंटेनर सर्वेड इनटू 100। हाउस इंडेक्स में क्या है, घर घर जाएंगे आप, तो नंबर ऑफ हाउसेस शोविंग ब्रीडिंग ऑफ एडीज लार्वा अपॉन नंबर ऑफ हाउसेस सर्वेड, ये हाउस इंडेक्स हो गया। ब्रिटिव इंडेक्स में थोड़ा सा अलग है, इन दोनों को जोड़ के, कंटेनर और हाउस को जोड़ के ब्रिटिव इंडेक्स बना। कैसे बना, नंबर ऑफ हाउसेस सर्वेड। पहले में कंटेनर में हम क्या देख रहे थे कि कितने कंटेनर्स में ब्रीडिंग हो रही है एडीज की, और हमने कितने कंटेनर्स का सर्वे किया। हाउस में हम देख रहे थे कितने घरों में ब्रीडिंग पाई गई एडीज की और कितने घरों का सर्वे किया गया। इसमें देखिए अब ब्रीटिव इंडेक्स में क्या था, नंबर ऑफ कंटेनर्स शोविंग ब्रीडिंग ऑफ एडीज अपॉन नंबर ऑफ हाउसेस सर्वेड, ये थोड़ा सा। और ये अगर कंट्रोल मेजर्स की बात करें तो यही ब्रिटिव इंडेक्स लेस देन 1% आना चाहिए, तब हम कहेंगे कि हाँ जो कंट्रोल मेजर्स है वो सही है।
इसके अलावा कंट्रोल मेजर में ये था कि जो एयरपोर्ट का इलाका है वो पूरा चारों तरफ से 400 मीटर दूर दूर तक कहीं पे भी एडीज की ब्रीडिंग नहीं पाई जानी चाहिए, यानी एडीज मच्छर ही नहीं पाए जाने चाहिए 400 मीटर की दूरी तक। येलो फीवर के लिए वैक्सीन है, येलो फीवर के लिए वैक्सीन है, येलो फीवर वैक्सीन लाइव वायरल वैक्सीन है। और सिर्फ यही एक वायरल वैक्सीन है लाइव वैक्सीन जो प्रेगनेंसी में भी हम दे सकते हैं। येलो फीवर वैक्सीन प्रेगनेंसी में कंट्राइंडिकेटेड नहीं है, दी जा सकती है। दूसरी चीज है, WHO ने एक क्राइटेरिया रख दी, येलो फीवर वैक्सीनेशन कितने दिन तक मतलब उसकी वैलिड रहेगी, उसकी वैलिडिटी कितने दिन तक रहेगी। अगर ट्रेवलर है, कोई इधर उधर ट्रेवल कर रहा है, उसने वैक्सीन लगाई, तो उसको कितने दिन तक हम मानेंगे कि हाँ चलो ये वैक्सीनेटेड है। 10 years। हाँ, फ्रॉम 10 days to 10 years, ये WHO ने इसकी वैलिडिटी दे दी, 10 days to 10 years ये वैलिड है, इसका वैक्सीन इतने दिनों तक प्रेगनेंसी में दे सकते हैं। यही एक लाइव वैक्सीन है। हाँ, डोज इसकी वही है 0.5 ml। अब एक चीज और थी, मैंने बताया था 2 वैक्सीन एक साथ नहीं दी जा सकती, 2 वैक्सीन कंट्राइंडिकेटेड थी गिवन टुगेदर, दो वैक्सीन एक साथ कंट्राइंडिकेटेड थी। येलो फीवर और कॉलरा वैक्सीन, इनको कभी साथ में नहीं देना है, ये दोनों एक साथ कंट्राइंडिकेटेड है। येलो फीवर और कॉलरा वैक्सीन इज कंट्राइंडिकेटेड टू बी गिवन टुगेदर। इंटरनेशनल WHO ने कितनी वैलिडिटी दी, 10 दिन से लेके 10 साल तक। ब्रिटिव इंडेक्स, ये थोड़ा सा नाम इसको याद रखिएगा, 3-4 इंडेक्स इस पूरे PSM में, बाकी तो बहुत सारे इंडेक्स और मिल जाएंगे, लेकिन 4 इंडेक्स बड़े कॉमन है। ब्रिटिव इंडेक्स, सुलिवान इंडेक्स, पर्ल इंडेक्स, एक और इंडेक्स अभी हमने पढ़ा था, चैंडलर्स इंडेक्स। 4 इंडेक्स इनको याद रख लीजिएगा, सब अलग अलग है। चैंडलर इंडेक्स क्या बताता है, नंबर ऑफ हुकवर्म एग्स पर ग्राम ऑफ स्टूल, पर ग्राम ऑफ स्टूल। ऑप्शन में 10 ग्राम भी मिल जाएगा, 100 ग्राम भी मिल जाएगा, पर ग्राम ऑफ स्टूल चैंडलर्स इंडेक्स था। और चैंडलर्स इंडेक्स मेजर पब्लिक प्रॉब्लम कब बनेगा, अगर अकॉर्डिंग टू चैंडलर इंडेक्स हम चलें तो 5,000 मोर देन 300 एक्स पर ग्राम ऑफ स्टूल अगर हुकवर्म के मिल रहे हैं तो वो मेजर पब्लिक प्रॉब्लम बनेगा, हेल्थ प्रॉब्लम। और लेस देन 200 है तो कोई सिग्निफिकेंस नहीं है उसकी। और ब्रिटिव इंडेक्स कितना होना चाहिए, लेस देन 1% होना चाहिए इफेक्टिव कंट्रोल के लिए येलो फीवर के। इसकी वैक्सीन है, वैक्सीन के बारे में बस इतना ही जानना था, लाइव वायरल वैक्सीन है और यही एक वैक्सीन है जिसको प्रेगनेंसी में भी हम देते हैं। डोज 0.5 ml है। और येलो फीवर वैक्सीन की वैलिडिटी WHO ने दी 10 days to 10 years, और कॉलरा और येलो फीवर की वैक्सीन एक साथ नहीं दी जा सकती है। इसमें कुछ पूछना है?